Investments. The next point is investments. We have done up to co-insurance. Huh? Co-insurance is over. Investments. Now, जैसे हमने बैंकिंग में किया था ना वैसे ही है. इन्वेस्टमेंट्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कंपलसरी होती है इन अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. जैसे 25% कंपलसरी होता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. लेस देन 25% कंपलसरी होता है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में. और बैलेंस जो बचता है वो आप गवर्नमेंट एंड अप्रूव कोई और भी ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो ये हमने पहले पढ़ा था जो मैंने अभी आपको बताया. तो एज एन ऑडिटर what is responsibility of an auditor to verify for investments, to have a verification for investments. Auditor should carry out physical verification. Physical का मतलब होता है जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, इतनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपका इतना कैश यहाँ लगा हुआ है, उसको फिजिकली वेरीफाई करना. सपोज अगर आपने कंपनी में पर इतनी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हुई हैं तो वो भी तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है ना. सो यू नीड टू फिजिकली वेरीफाई इट. फिजिकली मतलब खुद से जाकर चेक करके आना कि कितने कंप्यूटर्स है कितनी कंपनी की कितनी सिक्योरिटीज खरीदी हुई हैं, कितने शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे हुए, उसको फिजिकली वेरीफाई करना डॉक्यूमेंट्स के जरिए. He should also check whether provisions of section 27 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है. ठीक है, कंप्लाई होता है कि नहीं, मतलब आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हुए हैं कि नहीं किए हुए. He should see that investments are properly classified in the balance sheet as per IRDA guidelines. इन्वेस्टमेंट्स की ना क्राइटेरियाज होती हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्राइवेट सिक्योरिटीज. तो आपको देखना है कि आपने प्रॉपरली उसको बाइफर्केशन किया है कि नहीं किया. सो ये था आपका ऑडिट प्रोसीजर. नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट. एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट के लिए ऑफ कोर्स ये मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को उठाने पड़ते हैं बिकॉज दे आर स्पेंडिंग टाइम टू मैनेज अवर कंपनी. Therefore, no insurer, मतलब company, shall in respect of insurance business transacted by him in India spend as expense of management in any financial year any amount exceeding as may be specified by the regulations under this act. मतलब आपको जितना एक्ट में बताया है उससे ज्यादा आप अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते हैं मैनेजमेंट के नाम पे. तो सेक्शन 40B चेक करना होता है ऑडिटर को. सेक्शन 40C में क्या लिखा हुआ है? Every insurer transacting insurance business in India shall furnish to the authority, मतलब प्रॉपर अथॉरिटी को आपको रिपोर्ट करना है क्या? डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट इन सच अ मैनर and form as may be prescribed by the regulations under this act. That means आपको प्रॉपर सारी डिटेल्स के साथ प्रॉपर फॉर्मेट में पूरी डिटेल के साथ एक एक स्पेसिफिकेशन के साथ कितना एक्सपेंस किस चीज के लिए हुआ वो आपको डिटेल में फर्निश कर देना है, मतलब रिपोर्ट बनाकर देनी है टू प्रॉपर अथॉरिटी. ठीक है. एंड इट शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन एंड अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी. ऑफ कोर्स ऑडिटर की भी साइन होनी चाहिए, अदरवाइज वो ऑडिटेड नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा. एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, मतलब ऑडिटर को चेक करना है क्या क्या इंक्लूड है इसमें. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन. ठीक है, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज कॉस्ट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड हो सकते हैं. सो एक एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है कि ये सारे एक्सपेंसेस, मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड हैं. तब तो आपको पता चलेगा द टोटल विच इज गिवन in the books of accounts, or you can say the total that is recorded in the books of accounts is true and fair. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट. हो गया, मतलब हमारा जो ऑडिट ऑफ मेजर आइटम्स था ना, ये हमने जो शुरू किया था ऑडिट ऑफ मेजर आइटम्स, मतलब कंपनी के जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो मेजर आइटम्स होते हैं ना उनको कैसे ऑडिट करने का वो हम कर रहे थे. ऑडिट ऑफ मेजर आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे प्रीमियम किया, क्लेम्स, कमीशन,
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट था हमारा कमीशन। कमीशन के बाद था री इंश्योरेंस, जो री इंश्योरेंस सीडेड एंड एक्सेप्टेड होता है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एंड को इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। ओके, और लास्ट हमने पढ़ा एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जब ऑडिट हो रही होती है, तो जब ऑडिट पूरी हो गई, एग्जाम्पल अब पूरी ऑडिट खत्म हो गई, तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर कम्युनिकेट करता है, मतलब अपने जो भी उसने कुछ जो भी कुछ देखा, उसने जो भी कुछ समझा कंपनी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में से, वाउचर्स में से, डॉक्यूमेंट्स में से, ट्रांजैक्शन से, उसको वो इंटरप्रेट करता है अपने वर्ड्स में, इंफॉर्मेशन लिख के पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वो सबमिट करता है ये रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को, सो दैट जो भी हमने समझा, जो भी हमने देखा कंपनी के रिकॉर्ड्स में से, तो एज एन ऑडिटर हमको क्या समझ में आया, वो सारा कुछ मुझे लिखना होता है एज एन रिपोर्ट के फॉर्म में। ठीक है, उसे रिपोर्ट कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन द गिवन फॉर्मेट। एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है इसका, और किस में होता है ये, रेगुलेशन 3 ऑफ शेड्यूल सी ऑफ IRDA। एक IRD का शेड्यूल सी बना हुआ है, उसमें रेगुलेशन 3 सेक्शन 3 करके बना हुआ है। उसमें ना ये रिपोर्ट की फॉर्मेट बताया है, फॉर्मेट वो आपको फॉलो करना होता है। अब इस फॉर्मेट में क्या क्या होता है, मतलब ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट वेदर, क्या रिपोर्ट करना है ऑडिटर को, इंटरप्रेट क्या करना है, ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑडिट वर्क। मतलब जब जब मैं काम कर रही थी ऑडिट का, तब मैंने क्या देखा, उसको इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन में इंटरप्रिटेशन करना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, ये भी बताना है ऑडिट रिपोर्ट में कि कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन किए हैं कि नहीं किए हैं, प्रॉपर रिटर्न्स फ्रॉम ब्रांचेस, अदर ऑफिसेस, एजेंट्स हैज बीन रिसीव्ड, मतलब वो प्रॉपर है, एडिक्वेट है, करेक्ट अमाउंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ब्रांचेस, अदर ऑफिसेस एंड एजेंट से प्रॉपर रिटर्न्स जनरेट हुए हैं, मतलब जितना ब्रांच ने प्रॉफिट अर्न किया था, रिटर्न्स अर्न किए थे, वो प्रॉपर जनरेट हुए हैं कि नहीं हुए, रिकॉर्ड में प्रॉपर शो हुए हैं कि नहीं हुए, वो आपको बताना पड़ेगा रिपोर्ट में। और क्या बताना पड़ेगा, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो मैंने बैलेंस शीट में अमाउंट्स देखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट्स देखे हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स में अमाउंट्स देखे हैं, वो सारे जो वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, उनको एविडेंस जो सपोर्ट करते हैं उससे रिकंसाइल हो रहे हैं, एग्रीमेंट में है, रिकंसाइल हो रहे हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज, रिपोर्ट, पहले रिपोर्ट करना है कि क्या क्या रिपोर्ट करना है, वो चीज समझ ली। दूसरा कि इस रिपोर्ट में आपको क्या, मतलब क्या होता है इस रिपोर्ट में, ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ओपिनियन फॉर बैलेंस शीट वेदर इट इज ट्रू एंड फेयर, प्रॉफिट एंड लॉस वेदर इट इज ट्रू एंड फेयर, रेवेन्यू अकाउंट जिसमें प्रीमियम, क्लेम्स, कमीशन, बेनिफिट्स पेड, ये चारों शेड्यूल्स होते हैं, वो रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। तो आपको एक 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 चीज को आपको डिटेल में बताना पड़ता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिटेल में है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, रूल्स एंड लॉज के जो जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग्स बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मेड इन वैल्यू इन सॉरी हैज बीन वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ IRDA एक्ट, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू कर रहे हो, वो IRDA एक्ट के रूल्स के हिसाब से कर रहे हो ना, वो चेक करना। ठीक है, वो उसके बारे में एक्सप्रेस करना ओपिनियन। अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने अप्रोप्रिएटली फॉलो किए, कंप्लाई मतलब फॉलो किए, उसको अप्लाई किया है प्रॉपरली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, वो चेक करना और उसके बारे में ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट इज ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट वेदर, मतलब क्या रिपोर्ट करना है, फिर रिपोर्ट करने के बाद ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, फिर थर्ड पॉइंट है आपका सर्टिफाइड ओपिनियन, द ऑडिटर हैज टू सर्टिफाई दैट। अब ओपिनियन तो एक्सप्रेस कर लिया, अब सर्टिफाई करना है, सर्टिफाई का मतलब होता है बताना है कि ट्रू एंड फेयर थे कि नहीं थे।
मतलब मैनेजमेंट रिपोर्ट में कोई मिस्टेक्स नहीं थी, कोई इनकंसिस्टेंसीज नहीं थी। मतलब इनकंसिस्टेंसी मतलब समझो आपने डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो किया 6 मंथ्स के, कोई 2 महीना आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करो, 2 महीना स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, तो इनकंसिस्टेंसी हो गई ना, ये तो इरेग्युलरिटी। ये अकाउंट्स में डिसिप्लिन मेंटेन फॉलो आई मीन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। तो ऐसी कोई मिस्टेक, ऐसी कोई इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं है, उसको सर्टिफाई करना है। He has reviewed that, he मतलब auditor has reviewed that management reports and there are no mistakes, inconsistencies, loopholes और difficulties, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकरेक्ट करना पड़े। सर्टिफाई कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ये पहली चीज सर्टिफाई कर दी मैनेजमेंट रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट, he has to certify that company has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the authority। मतलब जो प्रॉपर अथॉरिटी है उससे कंपनी ने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मेथड फॉलो किया है विथ ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ये सर्टिफाई करना है। अब सर्टिफाई करने के बाद साइन करना है, लास्ट स्टेप। सर्टिफाई कर दिया अब आपने, अब साइन करो। सर्टिफिकेट साइंड बाय द ऑडिटर्स। देखो सीक्वेंस है, आप ध्यान दोगे ना तो सीक्वेंस है। अब साइन करना है तो साइन किस किस पे लगती है ऑडिटर की? दे हैव वेरीफाइड द कैश बैलेंसेस एंड सिक्योरिटीज रिलेटेड टू लोन्स टेकन एंड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आपके पास कितना कैश बैलेंस है, कितने आपने लोन्स लिए हुए हैं मतलब बोरोड फंड्स, और कितनी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। इन इन डॉक्यूमेंट पे आपको साइन करनी पड़ती है, जिसमें आप वेरीफाई करते हो कि इतना कैश बैलेंस है, इतनी सिक्योरिटीज हैं और इतने लोन्स लिए हुए हैं कंपनी ने, इतनी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है बाहर मार्केट में। ठीक है, एक्सटेंट इफ एनी टू विच they have verified the investments and transactions related to any trusts undertaken by the insurer as a trustee। मतलब सपोज बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी एज अ ट्रस्टी भी काम करती है, दे एक्ट एज अ ट्रस्टी। सो एज अ ट्रस्टी आपने कोई कोई इन्वेस्टमेंट ली हुई है अपने नाम पे, कोई ट्रांजैक्शन किया है ट्रस्ट होने के नाम पे? मतलब एज अ ट्रस्ट आपने कहीं डोनेट किया है, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे कुछ डोनेट करते हैं जैसे, तो कुछ ऐसा है जो सोशल एक्टिविटी की है, ठीक है, या किसी किसी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, तो उसके बारे में वेरीफाई करना और उस रिपोर्ट पे साइन करना। पॉलिसी होल्डर फंड्स आर नॉट अप्लाइड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस लॉस। मतलब आपको जो पॉलिसी होल्डर के फंड्स हैं, जो लोगों के फंड्स आपको मिले हैं प्रीमियम के नाम पे, उनको आपने कहीं गलत जगह तो इस्तेमाल नहीं किया उन पैसों को। इंश्योरेंस के लॉज में जो लिखा हुआ है उनके अगेंस्ट में जाकर वो फंड्स को कॉन्ट्रावेंट करके तो अप्लाई नहीं कर रहे हो आप। कॉन्ट्रावेंशन मतलब उसके ऑपोजिट जाकर, लॉस के उल्टा जाकर, अगेंस्ट में जाकर उसको आप कहीं गलत जगह पे यूज नहीं कर रहे हैं ना। वो भी रिपोर्ट में शो करना पड़ता है और उस पर साइन होनी चाहिए ऑडिटर की। समझ आया? तो देखोगे अगर आप तो बहुत इजी है। मतलब उस रिपोर्ट को भी ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले तो क्या रिपोर्ट करना है, फिर रिपोर्ट करने के बाद ओपिनियन एक्सप्रेस करना, मतलब बताना कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। फिर ट्रू एंड फेयर बता दिया, आप सर्टिफाई करो मैनेजमेंट रिपोर्ट के बारे में और टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, और सर्टिफाई करने के बाद उसके ऊपर साइन करो। सर्टिफिकेट के ऊपर साइन नहीं होगी ना तब तक ऑडिटर का जो स्टेटमेंट है, रिपोर्ट है, वो वैलिड नहीं है। और रिपोर्ट वैलिड नहीं है मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। आया समझ में? सो अवर चैप्टर इज ओवर। दीज आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स फॉर यू टू स्टडी। ठीक है, एंड ये कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चंस है जो ऐसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कुछ शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप रेफर कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट्स? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. कुछ डाउट्स हैं तो पूछ लो, कुछ रेफर किया है, कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाय द वे आई नीड टू गिव यू इंटरनल syllabus also, so please note down the internal syllabus. Audit, this time I'm going to give you audit. HRM will be taken up by Priya madam, so she will share the syllabus with you, and for audit I'm going to give it to you. Please note down
ऑडिट में अभी तक हमने जो किया है, ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. सो दीज टू मॉड्यूल्स विल कम इन योर इंटरनल पार्ट 2. जो सेकेंड इंटरनल्स हैं उसके लिए ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. ठीक है, मतलब 2 चैप्टर्स हैं ये, मतलब 2 अलग अलग यूनिट के ये चैप्टर्स हैं. एक यूनिट 2 है, एक यूनिट 3 है. सो today unit 2 and unit 3 both are completed. Now you have enough time to revise all the chapters, I mean both the chapters, and see if you have any doubt we can connect through a meeting. ठीक है, ये हो गया ऑडिट का. अब आ जाओ एसएपीएम. एसएपीएम में यूनिट 1, एसएपीएम यूनिट 1, मतलब यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर्स हैं. इफ यू वांट मी टू ओपन दैट पेज, आई मीन बुक, आई विल ओपन इट फॉर यू. जस्ट अ मिनट. Just a minute, huh? Let it get opened. Yeah, this is syllabus copy, no? I mean this is index page. देखो, इसमें unit 1, unit 2 and unit 5. See, unit 1 introduction chapter with the portfolio analysis and selection means standard deviation, beta, covariance, holding period returns. So all this will come in first module. Second module, portfolio revision and evaluation. You remember Sharpe measure, Jensen measure, tenure measure, you remember? So this is included in chapter number 3, unit 2. And bond valuation means YTM, only sums of YTM. And जो भी आपकी बॉन्ड की जो थ्योरी पार्ट हमने किया था वो. और लास्ट मॉड्यूल है आपका कैपेम एंड ईएमटी. ईएमटी इज एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी एंड कैपेम. सी कैपेम में तो आपको पता है कितना इजी है, इसीलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया. ठीक है, सो यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5. सो हाउ मेनी चैप्टर्स इन ऑल? 6. Unit 1, 1, 2, Unit 2, 3, 4, Unit 5, 7, 8 chapter. So how many chapters in all? 6 chapters. Fundamental analysis I'm not including because we have covered it in our internal internal first was there, no? So that time we have already covered fundamental analysis in detail. So Unit 1, 2 and 5. Okay. And what is left? I'm done with SAPM. I'm done with audit. What is left? Advanced costing. So advanced costing, Advanced. yeah, in advanced costing you have to take unit 1, that is cost sheet, unit 2 process costing 1, and unit 3 process costing 2. So all 3 units, because cost sheet is very easy and I wanted to give you process 1 and process 2 together. Therefore 2 units, process 1 and process 2 with the cost sheet. Unit 1 cost sheet, process costing 1 and process costing 2 both. How many chapters in costing then? 3. Okay, 3 chapters. Yeah. Yeah. Thank you for writing in chat box because it helps us uh, uh, to have a proper record. Okay. चलो ठीक है. अभी और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, otherwise we can wind up. So all 3 subjects I've given you the syllabus for internal part 2 and आप एक बार देख लेना, कहीं पे कुछ डाउट आता भी है तो ड्यूरिंग लेक्चर्स हम लोग while going lectures I mean while taking regular lectures हम लोग वो डाउट्स में डिस्कस कर सकते हैं डाउट्स के लिए. ठीक है, is that okay? Shall we wind up for the day? मैम एडवांस कॉस्टिंग का एक बार रिपीट करो ना वापस मैम. Cost sheet, process costing 1 and process costing 2, मतलब टोटल 3 चैप्टर्स अब तक जो हम कर चुके हैं कॉस्ट शीट प्रोसेस कॉस्टिंग में, सॉरी कॉस्टिंग में अब तक हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं ना. ठीक है मैम
हाँ जी, SAPM का 5th यूनिट का कितना चैप्टर है? दो कैपेम SAPM का 5th यूनिट का कौन कैपेम, से? हाँ कैपेम एंड ईएमटी, कैपेम एंड ईएमटी यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो यूनिट 5, यूनिट 5 दिख रहा है यहाँ पे बेटा, ईएमटी एंड कैपेम। रिचा, हाँ मैम। ओके, डाउट क्लियर? और किसी को कुछ इंटरनल सिलेबस के लिए डाउट है? ओके, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी कंटिन्यू। मैम ऑडिट का आपने अभी तक पोस्ट नहीं किया है ना? ऑडिट का मैं आज करती हूँ, क्योंकि ना वो प्रिया मैडम का ऑलरेडी क्लासरूम बना हुआ था ऑडिट, तो मैंने अपना जनरेट नहीं किया, तो प्रिया मैडम ने मुझे ऐड किया है, मतलब अभी रिसेंटली ऐड हुई हूँ मैं, ओके तो मैं ओके आपको आज शेयर करती हूँ, ठीक है? इज दैट ओके? ओके मैम। हाँ जी, अच्छा वो आपने याद करवा दिया, आज ही मैं ऑडिट के नोट्स आपको क्लासरूम पे शेयर करती हूँ, ठीक है? ओके, यस मैम। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज कीप रिवाइजिंग, कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज मुझे बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट कर सकते हैं डाउट्स के लिए। फर्स्ट योर डाउट्स, हाँ, बिकॉज आपका इंटरनल एग्जाम आ रहा है, ओके? सो प्लीज स्टडी और अच्छे से रिवाइज करो, जो भी हमने पढ़ा है कुछ भी छोड़ना नहीं है, एंड MCQs के फॉर्मेट में ही होगा जैसे पहले हो रहा था गूगल फॉर्म में, ठीक है? मेरे हिसाब से अभी कुछ आपको क्वेश्चंस होने नहीं चाहिए, सारा कुछ मैंने बता दिया, सो इट्स गुड टाइम टू एंड द लेक्चर, ठीक है? शैल वी एंड इट? यस मैम। ओके ओके ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू। या मोस्ट वेलकम बच्चा, बाय।